नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं बाबा जी का। बाबा जी, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार, प्रणाम। जय श्री राम। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं को, दर्शकों को श्रावण मास के प्रथम सोमवार की हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। आपको भी। जी सर, और हम सभी सनातनियों को श्रावण मास के पहले सोमवार की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर बाबा जी, मुझे लगता है कि आपके सानिध्य में मैं दर्शकों से हाथ जोड़ के ये अपील कर दूं कि इस भरे सावन में कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, जिसे उत्तर प्रदेश में हमारे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी लेकर आ गए थे, अप्लाई कर दिया था, उस कानून का जरूर पालन करें और उन्हीं दुकानों से खाद्य सामग्री लें जहां पर बाकायदे दुकानदार का नाम डिस्प्ले हो, यानी नेम प्लेट लगी हो। इसके लिए यूपीए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। 2006 में सर आप कानून लेके आए और मुलायम सिंह जी की आत्मा को बहुत बहुत नमन कि आपने उत्तर प्रदेश में उसे लागू किया। योगी जी के हिस्से थोड़ा सा धन्यवाद आता है, साधुवाद आता है कि वो अब इस कानून को इंप्लीमेंट करा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में भी हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये कानून पूरे देश में है, इसलिए सारे देश में कब तक लागू होगा, सवाल इस तरफ जाएगा। हमारे तमाम ज्ञानी विज्ञानी लोग इस पर बात करेंगे। बाबा जी, उत्तर प्रदेश में लगातार बातें हो रही हैं। लोकसभा का चुनाव बीत गया, हालांकि चुनाव का मौसम इस समय ट्रंप चचा के यहाँ चल रहा है, जहां बाइडेन चचा ने बोला कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमारे यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण राज्य हरियाणा का विधानसभा चुनाव सामने है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव की स्थिति यह है कि इंडी अलायंस वहां पर कहीं नजर नहीं आ रहा है, इसलिए कि आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि हम हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी यह काम करके कांग्रेस का रास्ता और मुश्किल कर रही है? दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर कि हरियाणा की पॉलिटिक्स में जाट वर्सेस अदर, इस लाइन पर चलते हुए गैर जाट मुख्यमंत्री देते हुए क्या तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी उस 2 बार के सफल प्रयोग को दोहरा सकने की स्थिति में है? हरियाणा का विधानसभा चुनाव कहां जा रहा है, किस हाल में है बाबा जी? सर, हरियाणा का चुनाव को प्रभावित करने की सबसे महत्वपूर्ण घटना तो आज शाम तक उसका पटाक्षेप हो जाएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात होने जा रही है। आपको ध्यान होगा कि आज से कुछ दिन, हफ्ता पहले जो है, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने कह दिया था हरियाणा सरकार को कि शंभू बॉर्डर पे जो आपने सड़क पे जो बैरिकेड लगा रखा उसको हटाओ और रोड को चालू करो। मिलॉर्ड ने ये नहीं कहा कि अरे तुम लोग जो यहाँ धरना दे के 5 महीने से बैठे हो, तुम्हारी वजह से बैरिकेड लगाना पड़ा है, इसलिए तुम लोग सड़क खाली करो। मिलॉर्ड ने किसानों को, आंदोलनकारियों को, प्रदर्शनकारियों को नहीं आदेश दिया कि आप लोग सड़क खाली कीजिए। जी सर, मिलॉर्ड ने इससे भी आगे बढ़ते हुए उसी फैसले में ये कहा है कि आप बॉर्डर खोलिए और उन धरनाबाज किसानों, सो कॉल्ड किसानों को दिल्ली जाने दीजिए। उस ऑर्डर में ये कहा है। नहीं, उन्होंने कहा है कि आप ट्रैफिक रेगुलेट कर सकते हैं, सुनिए, हैं? और परंतु उन्होंने धरनेबाज आंदोलनकारी किसानों के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है। सरकार को बोल दिया आप बॉर्डर खोलिए। उससे जो अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी, और किसान भाई लोग जो हैं, चूंकि अब रोपनी ओपनी करा के फिट है, पंजाब में रोपनी कंप्लीट हो गई है, हमारे यहाँ यूपी में चल रही है, तो अब क्या है कि आप तो 2 महीना फुर्सत है, 6 महीने का राशन ला दो और घेर लो दिल्ली। अब सर बात यह कि अब जो एक्शन होना है वो हरियाणा बॉर्डर पे होना है, या हरियाणा के अंदर होना है, या दिल्ली बॉर्डर पे होना है हरियाणा के अंदर। तो सर सेंसिटिव समय है, 2 महीने बाद चुनाव है, और उसमें यदि हरियाणा के किसान भी कुछ शामिल हो जाते हैं आम आदमी पार्टी की शह पे, या कांग्रेस की शह पे, या चौटाला साहब की शह पे, तो एक बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन आ जाएगी लॉ एंड ऑर्डर की। जो वर्तमान हरियाणा सरकार है उसके सामने स्थिति हो जाएगी कि वह कैसे इन अराजक
आंदोलनकारियों को रोके, बल प्रयोग करे कि न करे। जबरदस्ती रोकती है तो एक अलग स्थिति पैदा होगी, नहीं रोकती है तो दिल्ली में जाके या दिल्ली से दिल्ली रोक देगी तो हरियाणा के बॉर्डर पे एक और अप्रिय स्थिति पैदा हो जाएगी। तो चुनाव से ऐन पहले इस प्रकार का माहौल बन जाएगा हरियाणा में। सर, समस्या यह है कि हरियाणा की सरकार 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है। पहला, हरियाणा वह प्रदेश है जो हर 5 साल में रोटी पलट के सेकने वाला, उसका भी ट्रेंड रहा है हिमाचल इत्यादि, राजस्थान इत्यादि राज्यों की तरह। वो तो इस बार बहुत बड़ा एक्सेप्शन था सर। हालांकि इससे पहले भी 10 साल एक बार पुड्डा था और 10 साल बीजेपी। तो इस साल वो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर भी भाजपा के खिलाफ काम कर रहा है। तो ऐसे में पहला चैलेंज जो आज हरियाणा सरकार के सामने है वो है इस अराजक किसान आंदोलन को कैसे डील करती है। आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई है, आज शाम तक कुछ फैसला आने की उम्मीद है। तो पहली सर, और जी जी, इससे पहले कि आपकी और टिप्पणी आगे बढ़े, सर मेरा एक कौतूहल मेरे मन में जगा है, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कितना मैं सही कह रहा हूं। क्या चूंकि ऑर्डर आ गया है कोर्ट का कि आप बॉर्डर खोल दीजिए और बॉर्डर पर पंजाब से आए हुए तमाम किसान हैं, आपने कहा कि अब रोपनी वोपनी खत्म हो गई है, 2 महीने की छुट्टी है, तो वहां पर एक बार फिर कृषि पर्यटन जो है वो धरना पर्यटन ये शुरू होगा और ट्रैक्टर ट्राली एक बार फिर निकलेंगे। क्या इसी सब उर्वरक माहौल को देख के आम आदमी पार्टी भी हरियाणा के चुनाव में फुल फ्लेज कूद रही है? क्योंकि पंजाब से लोग आएंगे, हरियाणा में माहौल बनाएंगे और ये किसान मानेंगे है नहीं, जैसे ही ये धरनाबाज बॉर्डर खुलेगा दिल्ली की तरफ जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या यही वो खाद है जिसने इंडिया अलायंस के पार्टनर जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बोला है कि भैया तुम कूद जाओ सीधे चुनाव में? सर, सच्चाई यह है कि आम आदमी पार्टी कोई बहुत बड़ी स्टेक होल्डर हरियाणा स्टेट में है नहीं। ये एक कड़वी सच्चाई, पहली बात जान लीजिए। स्टेक होल्डर्स हैं कौन? पहले सबसे बड़ी स्टेक होल्डर कांग्रेस पार्टी है बीजेपी के बाद। नंबर 2, सर इनेलो जजपा में जब से ये फूट पड़ी है और इस परिवार में जो झगड़ा हुआ है, तो सर इनेलो और जजपा, इनेलो जो ओरिजिनल ताऊ देवीलाल जी की जो पार्टी थी वो 22 से लेकर 28% वोट बैंक एंजॉय करने वाली पार्टी थी। जब से ये परिवार का आपसी झगड़ा हुआ और चौटाला साहब और उनके बड़े बेटे अजय ये जो जेल 10 साल काट के आए, तो उसमें पार्टी उनकी छिन्न भिन्न हो गई, पारिवारिक लड़ाई हो गई, पार्टी तो फाड़ हो गई। पिछले चुनाव में 10 सीटें जीते थे दुष्यंत, तो उसके बाद जो है वो भाजपा को समर्थन देते रहे। जाट उनसे जो जाट उनका थोड़ा बहुत समर्थक बचा था वो भी नाराज हो गया। तो आज की स्थिति में सर जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें इनेलो की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट, इनेलो जजपा दोनों जो खड़े हैं उनकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 0 रही है। आपने ध्यान दिया होगा कि सर बीजेपी वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में वहां सबसे अच्छा परफॉर्म करती है जहां विपक्ष जो है वो है बटा हुआ होता है, ज्यादा कम से कम ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट नहीं तो बाइपोलर कॉन्टेस्ट, बहुकोणीय मुकाबलों में सबसे बेस्ट, हाँ जी, बेस्ट परफॉर्म करती है। अब हुआ क्या कि इनेलो जजपा की से एकदम जाट जो है निराश, जाट मतदाता निराश होकर पूरी तरह भाजपा कांग्रेस के साथ चला गया। तो जो इनेलो और जजपा का दोनों को मिला के 20-22-24% वोट काटना चाहिए था, वो 2-4% पे सिमट के रह गए। वो सारा का सारा वोट जो है शिफ्ट हुआ है कांग्रेस में। तो सर पर्दे के पीछे ऐसे प्रयास चल रहे हैं और इसमें बीजेपी इंटरेस्ट ले रही है। बीजेपी के बड़े नेताओं को लगाया गया है कि दादा और दोनों भाइयों और भतीजों को आपस में बैठा के मिला के सबसे पहले तो इनके झगड़े समाप्त करा के इस चुनाव से पहले इनेलो जजपा का विलय कराकर
या न विलय हो तो कम से कम चुनावी समझौता कराकर कुछ भी, मतलब एक बेहतर जो है एक तालमेल बैठा दिया जाए इन दोनों पार्टियों में। सर अगर ये हो जाता है तो आप ये मान लीजिएगा कि कम से कम 4-6-10% का लॉस कांग्रेस को हो जाएगा, क्योंकि अगर ये संयुक्त ये भाई इनकी ताकत, अरे भाई 24-26-28% वोट बैंक रहा है, और जाटों की जो असली पार्टी रही है वो ताऊ देवीलाल की पार्टी रही है, लोकदल मातृ संगठन जिसको, हाँ मातृ संगठन अगर कह लीजिए तो ठीक बात। वो तो बहुत मजबूरी में कांग्रेस के साथ आते हैं। तो बीजेपी की कोशिश ये है कि इनेलो जजपा का तालमेल या विलय या कुछ भी, इस परिवार का झगड़ा समाप्त करा दिया जाए। और बीजेपी अगर सचमुच चाह जाएगी तो ये झगड़ा समाप्त करा लेगी, क्योंकि परिवार ने आपस में लड़ के लड़ाई का क्या नतीजा होता है ये देख लिया है, देख लिया। तो अगर ऐसा हो गया तो सर बीजेपी को आराम से 4-6% की लीड मिल जाती है। ये एक सिनेरियो है, इस पे हमें नजर रखनी पड़ेगी। ठीक बात। चलिए जी, बिल्कुल ठीक बात है। और हाँ, यहाँ पर थोड़ा बहुत हम कहते हैं, मान लीजिए आपने कहा कि ज्यादा कोई बड़ा स्टेक नहीं है आम आदमी पार्टी का, लेकिन अगर वहां जाती है तो 1-2% यानी वो 6% आप जो कह रहे हैं वो उसमें जो है बीजेपी को लीड मिलेगी, और उधर कांग्रेस के लिए 2-3% या जितना भी पाए आम आदमी पार्टी वो कांग्रेस के ही खाते से पाएगी ना सर? जी। अच्छा, एक चीज अब मैं आपसे पूछूंगा, आपने जब भी हरियाणा के बारे में अपनी राय दी है, राजनीतिक विश्लेषण आपने किया है, तो वहां पर जाट वर्सेस दूसरी 30-32 जातियां जो है, हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजे अगर देखा जाए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ इस बार के चुनाव में हरियाणा में, उस तरीके से नहीं हुआ। अब जबकि मनोहर लाल खट्टर को 2 बार और उसके बाद अब सैनी साहब, यानी कि नॉन जाट चीफ मिनिस्टर देने का भारतीय जनता पार्टी का वो प्रयोग एक तो सफल रहा है, और सफल प्रयोग को फिर वो दोहराना चाहते हैं। ऐसे में जाट वर्सेस अन्य, ये राजनीति अभी भी भारतीय जनता पार्टी कायम रखेगी हरियाणा में? सर वो राजनीति तो कायम रहेगी। देखिए बीजेपी की जो ये पॉलिसी रही ना कि जो डोमिनेंट कास्ट है या वो कास्ट जो कि सत्ता पे एकमात्र अपना अधिकार समझती हैं, उनको पीछे करके अन्य ओबीसी और अन्य दलित बिरादरियों को या अन्य जो वंचित वर्ग है उनको सामने लाने की भाजपा की रणनीति रही है, और इन्होंने हर स्टेट में ऐसा किया। और उसके उनको एक स्टेट याद दिला दूं सर, झारखंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हरियाणा के बाद, कि वहां पर आदिवासी मुख्यमंत्री के बनाम उन्होंने गैर आदिवासी मुख्यमंत्री दिया। जी। तो सर 36 बिरादरी 35 बिरादरी वाली जो राजनीति है वो तो भाजपा की है। और एक बात बताओ, लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को कोई बहुत ज्यादा, एक तो देखिए 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, राज्य की भी और केंद्र की, दोनों की। ठीक बात। तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा जैसे स्टेट में मैटर करती है, पहली बात। पर उसका मुझे एक लाभ होता दिख रहा है कि जो थोड़े बहुत नाराजगियां थी ना वो धुल जाती। हाँ, प्रेशर निकल गया, प्रेशर कुकर की सीटी बन गया लोकसभा चुनाव में। जब सीटी बच जाती है तो प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो अच्छा, उसके बाद हमने अक्सर देखा है कि बहुत से वोटर जो है एक बार आवेश में आके जब खिलाफ वोट दे देते हैं तो तुरंत पछताने भी लगते हैं। ये हमने राजस्थान में देखा, ये हमने मध्य प्रदेश में देखा। अरे यार देखो, गुस्से में आके वोट नहीं दिया या नहीं देने गए या गलत जगह दे आए तो देखो नुकसान हो गया, पार्टी का नुकसान हो गया। वो अंदर का जो है ना, वो अंतर्मन जो है हिलोरे लेने लगता है। तो 2-4% उसका फर्क पड़ जाता है। एक बार गलती अगले चुनाव में है। हाँ, अगले चुनाव में जो भी पहला चुनाव होता है उसमें निकल आता है। हाँ,
तो वो एंटी इनकम्बेंसी वहां धुल गई, वो गुब्बार मन से निकल गया। अच्छा, उसके बाद 10 सीटें थी, 10 में से 5 बीजेपी जीती और 3 में बहुत क्लोज फाइट में हारी है। सोनीपत में, हिसार में और अंबाला, तीनों जो गैप रहा है वो मुश्किल से 20-20, 30-30 हजार का गैप है, और लोकसभा में कोई 20-30 हजार का गैप कोई बड़ा गैप नहीं माना जाता। अच्छा, यदि इसका विश्लेषण विधानसभा वार किया जाए तो लोकसभा में भी 44 सीटों पर बीजेपी जीती है। विधानसभा 44 विधानसभा सीटों पे 90 कुल हाँ। हैं, 90 कुल हैं। अच्छा सर, एक तीसरा फैक्टर और हरियाणा की राजनीति में उभर रहा है। बसपा का ठीक ठाक वोट बैंक होता था हरियाणा में, बसपा के वोट बैंक में रावण ने सेंध लगाई है। वो तो यूपी में भी हुआ, हरियाणा में भी लगाई है। तो कुछ वोट, अच्छा जो दलित वोट है, अगर बसपा या चंद्रशेखर कुछ सेंध लगाते हैं तो वो भी कांग्रेस को 1-8% वोट का नुकसान पहुंचाएंगे। अच्छा, इन तमाम बातों के बाद कांग्रेस की जो गुटबाजी है, जो अंतरकला है, पीछे क्या हुआ कि बंसीलाल परिवार में उनकी जो बेटी थी वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गई। सर वो परिवार भिवानी क्षेत्र की, भिवानी, महेंद्रगढ़, दादरी इत्यादि एरियाज की कम से कम 10 से 12 सीटों का पर प्रभाव रखता है। किरण चौधरी, बंसीलाल का परिवार। तो सर 90 विधानसभा सीटों के छोटे से प्रदेश में यदि 10 सीटों पे इन्फ्लुएंस करने वाला नेता अगर पाला बदल ले, हो गया खेल। ठीक बात। अच्छा, एक चीज और है, ये जो छोटे प्रदेश होते हैं इनमें सर जीत का मार्जिन जो होता है ना विधानसभा में, वो बहुत कम रहता है। 1000, 2000, 4000 वोट इधर से उधर हो जाए ना सर, 2000 वोट आप उधर से इधर कर दीजिए, कम से कम 5-7 सीट पलट जाती। तो सर ये तमाम फैक्टर्स हरियाणा में काम करेंगे। ठीक बात है। और इसी के साथ साथ आपने जो जी 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 किरण चौधरी बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं, शैलजा से पर्दे के पीछे बात चल रही है, ऐसा बताया गया। अच्छा, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी वहां शांत नहीं बैठी है। भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे बहुत कुछ कर रही है। और एक चीज और है सर, जब घर में झगड़ा चलता है तो पड़ोसी मजा ले लेते हैं, और हो सकता है कई बार ये होता है कि घर में झगड़ा है, आदमी रिसिया गया, गुस्सा गया, वो पड़ोसी के यहाँ जाके चना और चाय जो है सुबह की पी आता है। तो ये संभव हो सकता है। और निश्चित तौर पर हरियाणा की पॉलिटिक्स जहां जा रही है, विधानसभा चुनाव, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो वहां का इस्टेब्लिश मानक है, जैसे जाट, उस गैर जाट राजनीति को प्रमोट किया। और ये ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई बीजेपी खेल खेल रही है, बीजेपी का अपनी फिलॉसफी है, जो कि मध्य प्रदेश में आपको दिखा जब उन्होंने शिवराज सिंह को रिप्लेस किया, आपको छत्तीसगढ़ में दिखा, आपको झारखंड में बताया ही था। तो ये तमाम चीजें हैं। बड़ा रोचक होगा हरियाणा का चुनाव, और वो भी तब जब लोकसभा के चुनाव के बाद हो रहा है। और लोकसभा चुनाव का भी असली परिणाम यही है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपनी सरकार बना के दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। बाबा जी, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट वाला जब डिसीजन आ जाएगा, आज शाम तक आ जाएगा, हो सकता है ये वीडियो डिसीजन आने के बाद हमारे दर्शकों तक पहुंचेगा, लेकिन इसका फॉलोअप भी हम लेके आएंगे। बाबा जी, आपने हरियाणा पर हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कुछ दर्शक हम लोगों का मजा लें कि साहब हरियाणा की लोकसभा वाले प्रेडिक्शंस आप लोगों के सब गलत हुए थे। तो साहब हाथ जोड़ के कह रहे हैं, आप बता दीजिए ना, पूरे हिंदुस्तान में किस राजनीतिक विश्लेषक का कोई प्रेडिक्शन इस लोकसभा चुनाव में सही हुआ? नाम अगर लिया जा सकता है तो जोगेंद्र यादव, सलीम यादव का लिया जा सकता है। सलीम जोगेंद्र यादव का सही हुआ, क्योंकि वो तो बंद घड़ी है सर, बंद घड़ी है, दिन में 2 बार सही समय बताती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये हमारी चर्चा
आप तक जरूर कुछ जानकारियां देगी। और कमेंट में आप हमें लगातार बताते रहते हैं, फिर बताइए, इसका फॉलो वीडियो बहुत जल्दी लेके आएंगे। बाबा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों इसी के साथ हमें और बाबा रामदास जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय सिया राम। जय श्री राम। और सावन में शुचिता का ध्यान रखें, फल सब्जी कानून का पालन भोजन करें। इत्यादि देख समझ के खाएं। कोई कहीं कोई व्यक्ति थूक कर आपका धर्म भ्रष्ट न कर दे आपके भोजन में। कानून का पालन करें, कांग्रेस के बनाए कानून का पालन करें, शुचिता का ध्यान रखें। सर धन्यवाद।